हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस के अंदर देख लिया कि ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया था। अब जो लोग यहाँ पे ये वीडियो पहली बार देखने वाले हैं या देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अब तक हमने दो चीज़ें कंप्लीट की। सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल हमने कंप्लीट कर दिया और दूसरा उप्स के बारे में हमने जान लिया। अब उप्स के बारे में केवल मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि थियोरेटिकल है और रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैंने वहां पे अपलोड किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज को लेके। मतलब कि उप्स की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एनकैप्सुलेशन ले लो, पॉलीमॉर्फिज्म ले लो, एब्स्ट्रैक्शन ले लो, इनहेरिटेंस ले लो, उनके मैंने रियल टाइम एग्जांपल वहां पे मैंने बताए हैं कि किस तरह से वो प्रॉपर्टीज चलती है। कोई प्रोग्रामेटिकली मैंने वो चीजें नहीं बताई है उसके अंदर। जेनेरिक, क्योंकि आप जावा ले लो, पाइथन ले लो, पीएचपी ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जो उप्स को फॉलो करती है उसमें ये कॉन्सेप्ट कॉमन है। तो इंटरव्यू के पर्पज से भी आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो उसका रियल टाइम एग्जांपल हमें बता दीजिए, तो आपको वहां पे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल या फिर उप्स का ट्यूटोरियल जो सीरीज है 5 वीडियो की वो नहीं देखी है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो, आपको मेरी चैनल पे वो मिल जाएगी। ठीक है। तो फाइनली जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देखते आए हैं, उप्स के भी ट्यूटोरियल्स देखते आए हैं, तो फाइनली मैं बता दूं उन लोगों के लिए कि अब नया टॉपिक ECMAScript स्टार्ट होने वाला है। और आज का जो वीडियो होगा वो ECMAScript क्या है, क्यों यूज में आया, उसका क्या हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो वीडियो आज का होगा। उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक एक टॉपिक देखते जाएंगे। छोटा सा प्लेलिस्ट होगा, शायद ये इतना बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें रिएक्ट में फटाफट मूव होना है, तो उतना बेसिक ECMAScript में जान लेंगे जैसा कि मैंने जावास्क्रिप्ट में किया कि जो बेसिक्स था वो सब मैंने कवर कर लिया। अब जो छूट गया है, छूटा नहीं है, मतलब जो बाकी है, जो एडवांस लेवल पे आएगा, जो कि आपको नॉलेज के लिए चाहिए, अगर कहीं से रेफरेंस मिला है कि ये रह गया है, ये नहीं पता चला, तो वैसे वाले जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मैं एडिशनली वहां पे ऐड करता जाऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ECMAScript में भी लेटर ऑन मैं ऐड करता जाऊंगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन में वो वाले वीडियो भी मिलते रहे। ओके, चलिए अब ECMAScript की बात करते हैं। तो पहले बात आती है कि ECMAScript ये चीज क्या है, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है अलग से कि क्या चीज है ये ECMAScript। ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम लोग जाने सबसे पहले, तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज एक्मा, कि एक्मा है क्या। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं कि जो ब्रेंडन नाम के एक इंसान थे, उसने क्या किया कि उसने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसको बोला जाता था मौका। अब जो मौका था वो बनाया उन्होंने। अब जिसका वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है MOCHA, मौका, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे कुछ होगा, कुछ अलग तरीके से भी कोई बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग मौका से इसको बोलेंगे। अब वो क्या हुआ कि लाइव स्क्रिप्ट बना और फिर जाके वो जावास्क्रिप्ट बना। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्रेंडन नाम के जो बंदे थे उन्होंने क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट उन्होंने बनाया, क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट ले लो या कोई भी लैंग्वेज इसको अगर हम लेते हैं ना, तो होता क्या है कि हर एक लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले कि आप जैसे मन में आए वैसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपना खुद से कुछ नहीं डाल सकते। पहले आपको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो लैंग्वेज अच्छे से चलती है और आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनता है। तो होता क्या था, जब जावास्क्रिप्ट की बात आई, जब जावास्क्रिप्ट को चलाने की बात आई, तो दो तरीके से जावास्क्रिप्ट थी। एक तो था नेटस्केप आता था पहले, और एक माइक्रोसॉफ्ट आता था। तो जो जावास्क्रिप्ट थी ना, उसमें क्या होता था कि अगर नेटस्केप के अंदर अगर बेस बना के पहले उन्होंने क्रिएट किया था, तो जब माइक्रोसॉफ्ट, मतलब अब जब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कि वहां पे जाके अगर कोई सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाते हो, कोई प्रोग्राम रन करवाते थे, तो आउटपुट में प्रॉब्लम्स आती थी। क्यों? क्योंकि वो नेटस्केप के बेस पे जावास्क्रिप्ट बनी थी।
तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रॉब्लम आती थी, माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूट नहीं होती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक और चीज बनी जावास्क्रिप्ट के बेस पे, उसको बोला गया जेस्क्रिप्ट। तो अब क्या हो गया, जब माइक्रोसॉफ्ट में जेस्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग बनाया गया, तो जब नेटस्केप में जाके देखा तो वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि उसका बेस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जेस्क्रिप्ट से बना था। तो इससे क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जब आप किसी पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म के बेस पे कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो नहीं चलती थी। अब इस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि वो होता है ब्राउजर कंपेबिलिटी, कि मान लो कि एक ब्राउजर में चला, दूसरे ब्राउजर में प्रॉब्लम आ गई। ज्यादातर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर या जेक्वेरी के अंदर ये चीजें देखी होंगी कि एक ब्राउजर में वो चलती है, दूसरे ब्राउजर में वो नहीं चलती है। तो फिर क्या होता है कि ये लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट को भेजा एक्मा के अंदर। अब एक्मा क्या है, उसको बोला जाता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मतलब कि एक ऐसी संस्था कि जो क्या करती है, हर एक साइड से जो भी लैंग्वेजेस या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इकट्ठा करेगी और एक कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करेगी। मतलब मान लीजिए कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हो या कोई भी और जगह पे, कि जहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों को, तो क्या होगा कि आप एक मीटिंग करोगे। अब सब लोग अपने अपने पॉइंट्स को रखेंगे और फिर क्या होगा, जो मेन बंदा होगा वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने को बोलेगा कि अब इसी तरह से सब लोग चलेंगे। ठीक है। तो वैसा ही एक्मा जो है वो काम करता है। मतलब उसने क्या किया कि ये जो जावास्क्रिप्ट करी नेटस्केप के बेस पे, फिर जेस्क्रिप्ट करी माइक्रोसॉफ्ट के बेस पे, उन सबको इकट्ठा किया और फिर एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि भाई ये स्टैंडर्ड से चलो, तो हर एक जगह पे वो चीजें चलेगी आपकी। ठीक है। तो यहां से एक्मा स्क्रिप्ट नाम वहां पे आ गया कि भाई ये एक्मा स्क्रिप्ट है। अब देखो, एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल जो पढ़े हैं ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी ही थी जो एक्मा से, एक्मा के स्टैंडर्ड्स में डिफाइन की थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जब डिक्लेयर होता था तो वेर VAR सिर्फ उसी से डिक्लेयर होता था। लेकिन एक्मा ने स्टैंडर्ड दिया कि आप लेट से भी करवाओ, कॉन्स्ट से भी करवाओ, तो वो उस वर्जन में आया। तो जावास्क्रिप्ट का वर्जन अपडेट हुआ एक्मा के स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से। तो इसीलिए कुछ लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट और कुछ नहीं है, जो मॉडिफिकेशन हुए स्टैंडर्ड को लेके, उस चीज पे आपकी जावास्क्रिप्ट भी अपडेट हुई, वो स्टैंडर्ड है खाली एक्मा। ठीक है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये सबसेट है एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सबसेट है। कोई बोल देता है कि जावास्क्रिप्ट है, जो एक्मा स्क्रिप्ट है वो सुपर सेट है। ठीक है। इस तरह से चल रहा है। आप गूगल पे भी देखोगे तो ऐसे कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। आपको सिंपली याद रखना है कि एक्मा स्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, एक स्टैंडर्ड है एक्मा, जो फॉलो करने को बोलता है कि भाई इस तरह से आप लैंग्वेज को फॉलो करो, ताकि कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम ना आए। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्टिंग वो डिफाइन करता है। ओके। अब जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो एक्मा का, तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट या सीएसएस लिखते हैं तो किस तरह से एचटीएमएल में अलग से टैग लिखते हैं। सीएसएस के लिए हम लोग लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग जब स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल करते हैं, सीएसएस के अंदर एक्सटर्नल डालनी है तो लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। वैसे जेएस इंक्लूड करवानी है तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें टाइप आती है जो एट्रीब्यूट है, उसमें हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट या ऐसा कुछ लिखते हैं। उसी तरह से एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखते हैं टेक्स्ट लेस एक्मा स्क्रिप्ट। तो ब्राउजर इंटरप्रेट करता है कि यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट का यूज आपका हुआ है। ठीक है। ये एक उसकी बेसिक सिंटेक्स है आपको एक्मा स्क्रिप्ट को डालने के लिए। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप टेक्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट लिखे। जब आप अलग से कुछ कर रहे हो तब उन्होंने डिफाइन, मतलब तब उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि आप इस तरह से टेक्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट वहां पे आप इंटरप्रिटेट करो। ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं, आपने कहीं पे देखा नहीं होगा कि इस तरह से कहीं पे टेक्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट लिखा है। ठीक है। वो पहले जब उन्होंने डिफाइन किया था तब की बात थी। अब तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो स्टैंडर्डाइज जो है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने बताए थे वो ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अभी उस लिखने की जरूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये ECMA स्क्रिप्ट का थोड़ा बेसिक्स है। ठीक है, कि इस तरह से ECMA पिक्चर में आया है आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर। चलिए, अब ये कुछ वर्जन्स हैं, मतलब कि ये ECMA स्क्रिप्ट के कुछ वर्जन्स है कि पहला वर्जन आया था 1997 के अंदर, फिर आ गया 1998 के अंदर। इस तरह से आपका वर्जन जो है ECMA स्क्रिप्ट के जो वर्जन्स है वो अपडेट होते गए, और लास्ट में जून 2023 में ECMA 14 भी रिलीज हुआ। अब देखिए, स्टैंडर्ड आपने कहीं पे देखा हो या पढ़ा हो तो आपको जनरली सभी जगह पे ये दिखेगा कि ES6 का इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, ECMA स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म ES है, तो ES6, ES1, ES2 पीछे जो नंबर है उसके वर्जन है। तो आपने देखा होगा कहीं पे भी कि रिएक्ट सीखना है तो ES6 आना चाहिए। ES6, ये ES6 क्या है, तो ECMA स्क्रिप्ट का जो 6th वर्जन है वो कब आया था, 2015 के अंदर। अब हुआ ये था कि जब ECMA स्क्रिप्ट 1 से लेके 5 तक आ चुके थे तो कुछ ना कुछ अपडेट होके आए थे, और 6 जो आया था वो एक स्टेबल वर्जन और ऑलरेडी अपडेटेड के साथ आया था, जिसको कंसीडर किया था फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। तो रिएक्ट जेएस और वो सब वहां पे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ES6 तक ही रहा, आगे भी अपडेट होते रहते हैं वो चीजें। वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीजें अपडेट हुई है अब तक। तो आप ये समझ लो कि ES6 तब वो स्टैंडर्ड था कि सब कुछ उस लेवल पर अपडेट था उस वर्जन के अंदर। इसीलिए जनरली वर्डिंग ऐसा ही होता है कि ES6 आना चाहिए, ES6 के बारे में पता होना चाहिए। ES6 उसको ध्यान में मत लो, सिर्फ ECMA स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ये ध्यान में लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ES6 के बाद वर्जन तो आए नहीं, वर्जन तो आ ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो एक स्टैंडर्ड वर्जन था ES6। ठीक है, तो ये वर्जन थे, और ये वाले वर्जन आप गूगल करोगे तो भी आपको वो लिस्ट आउट पूरी मिल जाएगी, डिटेलिंग मिलेगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ ईयर और वर्जन ही लिखे हैं, आपको एडिटर के साथ मिल जाएगा किसने एडिट किया था, कौन बंदा वहां पे था, सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है, सिर्फ यहाँ पे समरी मैंने वहां पे डाल दी है। आप चाहे तो डिटेलिंग गूगल से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ उतनी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि जितना आपको जरूरत है, फ्रेशर लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। बस उतना बेसिक जानो जितना आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और जितना आपको एक कंपनी में एंट्री करने के लिए जरूरत है। बस बेसिक्स आने चाहिए, बाकी सब कुछ इंडस्ट्री आपको सिखा देगी। तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है खामखा, एकदम सिंपल तरीके से हमें चलना है। चलिए, तो नेक्स्ट में चलते हैं कि नया क्या था ECMA स्क्रिप्ट। जो मैंने पहले बोला कि नई नई चीजें अपडेट हुई, नए नए वर्जन्स के अंदर जैसे जैसे वो आते गए तो कुछ ना कुछ अपडेट होता गया ECMA स्क्रिप्ट में। तो क्या क्या चीजें अपडेट होती गई, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो आया कि कोडिंग स्टैंडर्ड उन लोगों ने डिफाइन किया कि भाई इसी तरह से आप करोगे। एक चीज आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट मोड। अगर आप यूज स्ट्रिक्ट मोड करके जावा स्क्रिप्ट में कुछ यूज करते हो ना, इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखोगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो होता क्या है कि जब आपका वेरिएबल, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मैं केस बताता हूं कि आपने अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया और उसका इस्तेमाल किया है तो अनडिफाइंड एरर आएगी, आपको अनडिफाइंड देगा वो आउट रिटर्न में कि भाई अनडिफाइंड है, ये वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन जब आपने यूज स्ट्रिक्ट मोड इस तरह से लिखा है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, और सेम चीज आप एग्जीक्यूट करोगे तो सीधा एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो देगा कि स्ट्रिक्ट मोड है आपका, तो आपको प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहे वेर से करो, लेट से करो, कॉन्स्ट से करो, लेकिन डिक्लेरेशन करना पड़ेगा तभी यूज करो। वो तुरंत एरर आ जाएगी, कंसोल के अंदर आपको दिख जाएगी जब आप स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल करोगे। तो एक स्टैंडर्ड जो था वो डिफाइन किया ECMA स्क्रिप्ट ने। सेकंड, क्लास ऑब्जेक्ट जो था, हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिए कि पूरा HTML डॉम पढ़ लिया, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट पे चलती है। लेकिन क्लास इंप्लीमेंटेशन और क्लास जो बनाया हमने, उसमें भी देखा था कि हम लोग क्लास बनाते थे, मतलब थियोरेटिकल देखा कि एक क्लास होता है, उसकी मेथड्स हम लोग एक्सेस करते थे। तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मेथड एक्सेस होती है। तो क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ कि इस तरह से आप बना सकते हो चीजों को। फिर तीसरा हुआ स्ट्रिक्ट मोड, जो मैंने बोला कोडिंग स्टैंडर्ड के अंदर वो चीज इंक्लूड हो गई कि आपको प्रोग्रामिंग का एक स्टैंडर्ड वहां पे डिफाइन करना पड़ा। फिर स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे जो इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि हमने ट्रिम फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो क्या करता था कि स्पेस हटा देता था आपकी स्ट्रिंग के आगे पीछे से, वो स्पेस को रिमूव करता था। तो वो चीज
यहाँ से आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी जब जावास्क्रिप्ट का ये ECMAScript का जो वर्जन है वो अपडेट हुआ। तो ट्रिम फंक्शन हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में देख लिया है। तो देखो, जो चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है जो ECMA से आई है वो मैं बताता जाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पे, टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे ECMA के तब। तो आप वहां पे जाके वीडियोस वापस देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि बार बार पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो और थोड़ा बहुत समरी भी मैं दे दूंगा, तो टेंशन भी नहीं, अगर नहीं भी देखना है तो भी चलेगा। ओके, फिर आगे एरे के कुछ फंक्शन उन्होंने डिफाइन किए। अब देखो, हमने एरे के अब तक जो कॉमन फंक्शन पढ़े थे ना वो क्या था कि भाई हम लोग एरे में पुश कैसे करवा सकते थे, फिर उसको डिलीट करना है तो कैसे करवा सकते थे। फिर और एक फंक्शन हमने देखा था कि इज एरे, आपका एरे है कि नहीं वो चेक करना है, तो इज एरे भी ECMAScript से आया था वो वाला फंक्शन, लेकिन हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे फंक्शन है जो एरे पे चलते हैं, जैसे कि रिपीट होता है, फिल्टर होता है, ये सारे जो फंक्शंस है वो भी ECMAScript में इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन वो सारे अभी आप जैसे कहीं पे अगर आपने रिएक्ट देखा हो या रिएक्ट में आपने काम किया हो, फ्रेशर्स हो भले ही, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए आए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब रिएक्ट जेएस के अंदर आप एरे या ऑब्जेक्ट का जो डेटा है ना, एरे का डेटा, खास करके एरे का डेटा जब आप प्रोसेस करवाते हो, लूपिंग घुमा रहे हो उनकी, तो आप देखना कि रिपीट फंक्शन होता है, या फिर आप ये देख लेना कि फिल्टर फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन वहां पे कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे, वो चीजें ECMAScript में डिफाइन की गई थी, एरे के वो फंक्शंस, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें आपने डिफाइन की है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी ECMAScript के अंदर। फिर आता है मॉड्यूल इंपोर्ट, मतलब ECMAScript जो बनाया वो इस लेवल पे बनाया कि आप मॉड्यूल बेस्ड जा सकते हो, अलग अलग फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML के अंदर JS इंक्लूड करवानी है तो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम लोग JS की फाइल का पाथ देते हैं, तब जाके वो हमारी इंक्लूड होती है। इसके अंदर इंक्लूड करवाने के लिए आपको इंपोर्ट का यूज करना पड़ता है, जो मॉड्यूल बेस्ड चलता है, जिससे आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी एक वेल स्ट्रक्चर में बनता है, मॉड्यूल बेस्ड बनता है। तो वो चीज भी ECMA ने डिफाइन की थी। फिर क्या आया, एसिंक एंड एविट, तो वो आपका यहाँ पे पिक्चर में आया। ये चीज ज्यादातर आप जब एपीआई पे काम कर रहे हो या कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे रिस्पॉन्स आना बाकी है और फिर आपको कुछ प्रोसेस करवानी है, ऐसे सिचुएशंस में ये सारी चीजें वहां पे काम आती है। ये सारी चीजें हम लोग ECMA में देखने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, उस वक्त मैं डिटेल में सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर प्रोमिसेस एंड प्रोटोटाइप्स होते हैं, वो भी यहाँ पे डिफाइन ECMA ने किए थे। प्रोमिसेस एंड प्रोटोटाइप यहाँ पे होते हैं, वो भी ECMA में यहाँ पे डिफाइन किए गए थे कि किस तरह से प्रोमिसेस और प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पे ECMA में चलती है। तो इतनी चीजें हैं जो ECMA में इंट्रोड्यूस हुई थी एडिशनली, और ये सारी चीजें डिटेलिंग में भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि किस तरह से ये चीजें चलेगी हमारी ECMAScript के अंदर। तो ये था हमारा ECMAScript का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। तो आई होप कि आपका अभी तक का ये क्लियर हो चुका होगा, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन किया ECMA का वो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, अगर ये अच्छा लगा है तो कर देना, ठीक है। और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना हो तो खास करना, क्योंकि क्या है कि जो नए वीडियोस आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज में अपलोड धीरे धीरे करता जाऊंगा मेरी चैनल पे। जो टॉपिक्स रह गए हैं जो मैं बाद में अपलोड करने वाला हूँ उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो कुछ छूटे नहीं आपका, ये मेरा खाली इंटेंस है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट में भी डाल देना, तो मुझे भी पता चले कि किस तरह से मुझे अपडेट होने की ज़रूरत है, अभी कुछ कमी है मेरे में तो मुझे भी पता चलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो भी हो अपना फीडबैक डाल सकते हो कमेंट के अंदर। अदरवाइज मिलेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ECMAScript के टॉपिक्स वन बाय वन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।